नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक था भारत का भूगोल पर आधारित, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, वो कराया था। तो अब हम साइंस पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान हम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 101 या 102 प्रश्न है, तो मान के चलिए 100 प्रश्न आपके इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन जो है वो आपका नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 1 होता है। और अगर बात करते हैं भारी हाइड्रोजन समस्थानिक, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। ये इसके जो होते हैं प्रोटियम, इसके अलावा ड्यूटेरियम और इसके अलावा ट्राइटियम, ये जो होते हैं इसके समस्थानिक होते हैं। बस समस्थानिक में होता क्या है, परमाणु क्रमांक जहां बराबर हो वहां समस्थानिक हो जाता है, जहां परमाणु भार बराबर हो वहां संभारिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी इकाई होती है? तो एंगस्ट्रॉम जो है आपका तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। और ये मापन किसका होता है? तरंग दैर्ध्य का मापन होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर जो है ये वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, आवृत्ति को मापा जाता है तो किसमें मापा जाता है? आप सभी को पता है कि आवृत्ति को हर्ट्ज में जो है वो मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। अगर एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को, वो ध्वनि को जो सुन सकता है, इसको हम श्रव्य कहते हैं। मैंने बताया था ना, श्रव्य एक होता है, एक पराश्रव्य होता है, एक अपश्रव्य होता है। तो ये आपका मनुष्य सुन सकता है। आंसर हो जाएगा आपका हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन आपका, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्स क्रिस्टल जो है वो होते हैं, तो वही पूछा गया है इनमें से कौन से होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्स क्रिस्टल किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 के जो है वो होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में भी पाए जाते हैं, वो भी लिखा है। पर मेन जो प्रश्न में बात की गई है उसके बारे में एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि कार्ट्स क्रिस्टल का यूज रेडियो में होता है, टेलीविजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, नहीं मापा होना चाहिए था? तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर आपका आवृत्ति हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आया भी था कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और अगर बात करें कि एक सामान्य मनुष्य, तो बताया था मैंने 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है उसकी ध्वनि को सुन सकता है। अगला है आपका, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई इनमें से क्या हो जाएगी? ये आपकी वॉट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई, आपके घर में बिजली आती है तो कहते हैं ना कि ये बल्ब इतने वॉट का है, तो उससे भी आप इस चीज को जोड़ करके याद रख सकते हैं। फॉर्मूला विद्युत शक्ति का होता है P बराबर कार्य बटे समय। तो ये फॉर्मूला होता है, एसआई मात्रक वॉट होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगला है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा जो है वो कितनी होती है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। दृश्य स्पेक्ट्रम या प्रकाश के संदर्भ में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन होता है। ये व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, इस पर डिपेंड करता है। प्रकाश की स्रोत की दूरी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। बस आपको जो ऑप्शन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी है। और परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन जो है वो कर सकते हैं, यानी नियर बाय का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा है, एंगस्ट्रॉम में ये मान होता है 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम करके। अगला कह रहा है, सौर विकिरण इनमें से किस परास में दिखता है? तो किसमें दिखता है? अभी ऊपर आया भी था 400 से 700 वाला, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जब परास की बात होगी तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्द्रता इनमें से किस उपकरण से नापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपने देखा होगा हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, इन दोनों ऑप्शन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने बताया भी है, जब ग्रो करने की बात होगी तो हमेशा आर्द्रता ग्रो होती है। एटमॉस्फेयर में कहते हैं ना कि आज नमी टाइप की है, आज गर्मी है, तो ये आपका ग्रो से आप जोड़ सकते हैं। हाइग्रोमीटर आपका हो जाएगा वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रव या जल के घनत्व, तुलनात्मक घनत्व के मापन के संदर्भ में होता है, ये आपका इससे संबंधित हो जाएगा। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में क्लियर अंतर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगला कह रहा है कि दाब जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर देख रहे हैं हम कि न्यूटन मीटर लगभग सब में लिखा है, एक में स्लैश लगा है, प्रति है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दाब की इकाई होती है। आपको पता है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। दाब आपकी कैसी राशि? एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसको आप छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक यहां भी पूछा गया था, और यहां पर आपकी वैल्यू क्या है? किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर करके चेंज कर दी गई है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल होता है, यही दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी आपकी अदिश राशि है। अदिश राशि सदिश राशि आपको पता है इनमें से, तो आपका दाब यहाँ पर अदिश राशि है, अभी ऊपर आया था, बताया भी था। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए होते हैं सदिश राशियां, जैसे कि आपका बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए होती है, उनको कहते हैं अदिश राशियां। जैसे आपका आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। आपको पता है कि इसकी एक ट्रिक भी होती है, उसकी आर्द्रता को चाबी दो करके। तो उसकी आर्द्रता और इसकी जो आपका सदिश राशियां होती है, इसकी ट्रिक होती है विषुवत बल करके। विषुवत बल में जो v होता है उससे विस्थापन हो जाता है, समझिएगा, विस्थापन हो जाता है v से। विषुवत होता है ना, तो विषुवत में एक और वा आता है, उस वा से आपका जो होता है वो वेग हो जाता है, जो कि यहाँ लिखा नहीं है। विषुवत में जो ता आता है उससे आपका त्वरण हो जाता है, और विषुवत के बाद बल आता है तो बल से आपका बल हो जाता है। संवेग को और जोड़ लीजिएगा। तो ये आपकी होती है ट्रिक सदिश राशियों की। और मैंने जो बताई आपको एक और ट्रिक कि उसकी आर्द्रता को चाबी दो, वो किसकी होती है? वो होती है आपकी अदिश राशियों की। उसमें क्या होता है, जैसे उसकी में ऊ आता है ना, तो ऊ से आपका ऊर्जा हो जाता है, उसकी में सा आता है उससे समय हो जाता है, उसकी आर्द्रता, तो आर्द्रता में जो आ होता है उससे आपका आयतन हो जाता है, आर्द्रता, द्र जो होता है उससे आपका द्रव्यमान हो जाता है, आर्द्रता ता से आपका तापमान हो जाता है, और को यानी को से आपका कार्य हो जाता है, और चाबी, चा से आपका चाल हो जाता है। जो यहाँ लिखा है मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ, चाबी, चाबी, बी से आपका विद्युत धारा हो जाता है वी से, और दा, दो से आपका दाब हो जाता है। इस तरीके से आपके इसमें सब आ जाते हैं, दूरी भी इसमें आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राशि का मात्रक ही नहीं है? तो किसका मात्रक नहीं है इनमें से? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विकृति। किस राशि का मात्रक नहीं? विकृति का मात्रक नहीं है। किसी भी अगर वस्तु की बात करते हैं तो उसकी विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को कहते हैं विकृति। विकृति का कोई भी विमा जो है वो आपकी नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगला कह रहा है सही कथन आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे करके यहाँ पर दे रखा है कि कौन से रंग में का ज्यादा होता है तरंग दैर्ध्य का मान, किसमें कम होता है। तो आपको पता है बी वाला आंसर, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बैंगनी रंग से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा होता है। तो वही चीज यहाँ पर बात की गई कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे ज्यादा। लाल रंग का अगर बात करें तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति आपकी सबसे कम। तो ये कलर बहुत पूछा जाता है, इसको एकदम रट के आपको जो है वो रखना है। अगला देखते हैं, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, और ये ऊपर आया था ना, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक बात को समझिए, अगर केवल आपको एक याद है ना तो उसे चारों निकाल सकते हैं। आप खुद से देखिए कि अगर आपको केवल इतना पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, केवल एक पॉइंट पता है, तो इसमें बचा क्या? आवृत्ति बची, तो आवृत्ति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर ये ज्यादा है तो आवृत्ति न्यूनतम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का ही जस्ट अपोजिट बैंगनी रंग के साथ, अगर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो सबसे कम हो जाएगा, है अपोजिट इसका। और सेम इस कम का अपोजिट यहाँ आवृत्ति में आ जाएगा, यानी आवृत्ति सबसे ज्यादा। तो अगर केवल एक रट लीजिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो उससे बाकी सभी निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखते हैं, इस घटना का कारण क्या होता है? तो ये आपकी कौन सी घटना हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी प्रकाश का व्यतिकरण। आंसर हो जाएगा डी वाला। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण होती है, अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। अगला कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस को भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं एकदम सेंटर में, ये आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस होता है। बस यही चीज यहाँ पर पूछी भी गई थी आपसे।
यहाँ लिखा भी हुआ है न्यूक्लियस। आपसे क्या कहता है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। आगे देखते हैं परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इस किस रूप में रहते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटीन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी यहाँ पर दिया गया है। खोज रदरफोर्ड ने की थी जेम्स चैडविक के द्वारा। वो ईटा पर नाचो वाली ट्रिक कई बार बता चुके हैं, वो बस उसको याद रखिएगा। इस ईटा का ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन हो जाएगा, पर का पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, नाचो का ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। अगला कह रहा है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया। अगला कह रहा है वो टेम्परेचर जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, वो क्या कहलाता है। आंसर की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं त्रिक बिंदु। तो क्या कहते हैं इसको, त्रिक बिंदु कहते हैं। जहां पर देखिए 2022 में आया है जस्ट लेटेस्ट का क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, उसको कहते हैं त्रिक बिंदु। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर वैल्यू भी दी गई है कि 111.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु होता है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित और अनावेशित दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं। अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से ये गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 2G स्पेक्ट्रम होता है उसमें अक्षर जो G होता है वो किस शब्द के लिए यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है जनरेशन के लिए, कहते हैं ना सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उसको लेकर के। ऐसे आपका 2G, 3G, 4G, 5G आपका सब जो है वो चलता रहता है। अब लगभग 20 प्रश्न का क्रॉस कर चुके हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रडार की अगर बात करते हैं तो उसका आविष्कारक इनमें से कौन था। तो रडार के आविष्कारक के रूप में कौन जाने जाते हैं, रॉबर्ट वॉटसन करके। पहला ऑप्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। और स्कॉटिश ये थे रहने वाले, और इन्होंने ही रडार जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग करके इसका विकास किया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर में बेसिकली हवाई हमलों में सचेत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला गॉड पार्टिकल इनमें से क्या है। आपको पता है गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान, ये आपका सही हो जाएगा, जिसकी पहली बार परिकल्पना 1964 में की गई थी। 2013 को इसका सत्यापन किया गया था और गॉड पार्टिकल उपनाम से इसको संबोधित किया गया था। बाद में 2013 के डब्ल्यू एंगलर्ट की अगर बात करें, बेल्जियम के थे डब्ल्यू एंगलर्ट करके, और इसके अलावा पीटर डब्ल्यू हिंग्स करके थे। 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। अगला कह रहा है सर सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका प्राप्त हुआ था। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सन था। 1930 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कब इनको मिला था, 1930 में मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और अगर बात करते हैं भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में ये पुरस्कार इनको मिला था। बाकी व्यक्तियों की बात करते हैं तो जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य का में इनको नोबेल 1913 में मिला था। सीवी रमन जो है भौतिक में 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा में 1968 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी में मिला था 1983 में। मदर टेरेसा जी को शांति में मिला था 1979 में। अमृत सेन जी को अर्थशास्त्र में मिला था 1998। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति में मिला था 2014। रामकृष्णन जी को रसायन में मिला था 2009। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में मिला था 2019। तो ये सभी आपके नोबेल पुरस्कार भारत विजेता की सूची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला कह रहा है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो राइट ब्रदर्स ने जो है वो किया था। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1/1000 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 10⁻³ mm के बराबर होता है। और अगर इसी -3 को आपको पता है कि अगर माइनस में वैल्यू घातांक में होती है तो इसको प्लस मिलाने के लिए आप बटे मिला सकते हैं, वही 1/1000 के फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो मतलब 10⁻³ होता है 1000, और माइनस वैल्यू तो 1/1000। अगला कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले से, F बराबर 9/5 C + 32 से। अब इसमें क्या है, वैल्यू जो फॉरेनहाइट की है वो रख दीजिए, सेल्सियस की
जो निकालनी है फॉरेनहाइट स्केल में मान पूछा गया ना, तो जो सेल्सियस वाली वैल्यू वो इसमें रख दीजिए। सेल्सियस वाली वैल्यू आपको दे रखी 40, तो हम यहाँ पर 40 रख देते हैं। तो F बराबर 9/5 और C की जगह रख दिया 40 और प्लस आपका 32। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 से काट सकते हैं और उसके बाद गुणा कर देंगे। 5 8 जा 40 होता है और 8 9 जा 72 होता है। 5 से अगर काटेंगे तो इस 40 को आप काट सकते हैं। तो 5 8 जा 40 और 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, 72 प्लस 32 104 आंसर आ जाएगा, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो मेन चीज है ये फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। क्रोमेटोग्राफी जो है उसकी तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका यूज किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ जो है उनको अलग करने के लिए। डी आंसर हो जाएगा। लोलक की काला अवधि जो होती है, टाइम पीरियड जो होता है, लोलक क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर कोई एक आधार है, यहां से आप किसी चीज को टांग दीजिए बांधकर, इधर जाएगी इधर जाएगी, ऐसे तो झूलेगी। तो यही जो लोलक होता है इसकी काला अवधि, टाइम पीरियड जो होता है, जो द्रव्यमान इस पर बंधा है उस पर डिपेंड करेगा। उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए इतना छोटा है तो ऐसे ऐसे घूमने, और लंबाई हो गई तो ऐसे ऐसे घूमना है, उस पर डिपेंड करेगा। समय पर डिपेंड करेगा कि कितना क्या इधर से उधर जा रहा है। उसके अलावा यह तापक्रम के ऊपर निर्भर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी लंबाई के ऊपर जो है ये निर्भर करता है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि लोलक की जो काला अवधि होती है वो लंबाई पर डिपेंड करती है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G। यहाँ पर पाई और जी नियतांक है। लोलक की काला अवधि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, इसीलिए एल की वैल्यू रखी भी गई है। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बल गुणनफल है, किसके गुणनफल है? तो आपको पता है फॉर्मूला होता है F बराबर ma करके। फॉर्मूला होता है F बराबर ma करके। दिया है कि नहीं दिया है? ये देखिए दिया है, F बराबर ma करके। m क्या होता है? m होता है आपका द्रव्यमान और a हो जाएगा त्वरण। पहला बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कथा कहानी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला कह रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा होता है? तो पहला यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b माइनस यू अपॉन टी करके। इनमें से कौन सी सदिश राशि जो है वो सदिश नहीं है? ट्रिक बता चुके हैं सदिश सदिश की, तो यहाँ पर आंसर आयतन हो जाएगा जो कि सदिश राशि नहीं है। अगला देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सा सही हो जाएगा? द्रव्यमान आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, संवेग और वेग के अनुपात से। द्रव्यमान m, वस्तु का वेग v, तो इसका संवेग क्या होगा? mv हो जाएगा। संवेग और वेग का अनुपात क्या होता है? mv अपॉन v बराबर m के जो है वो होता है। अगला कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का मतलब, तो ये तो पता ही है आपको, 1000 सेंटीमीटर। अच्छा वैल्यू लिखी है यहाँ, मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेका मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगला कह रहा है कि एक जो पिकोग्राम है वो किसके बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम आपका 10 की घात माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा जो बल है वो इनमें से कौन सा सही होगा? तो वो होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय जो है ये आपका शून्य हो जाएगा। लिफ्ट जो है उसके अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट का जो फर्श होता है उस पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, पूछा क्या गया? पंख सबसे पहले जमीन पर आएगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर आएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर आएगी, तीनों एक साथ जमीन पर आएंगे या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ये आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भी लिखा है उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh के बराबर जो है वो हो जाएगा। और कारण भी दिया गया है, निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण ऐसा होगा। वायु में तिरछी जो तरंग होती है वो इनमें से क्या होती है? तो वो आपकी होती है अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको ये पता है कि वायु या गैस में जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा आप अलग कर सकते हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पहली विधि, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन करके। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को आप ऊर्ध्वपातन से अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन आपको पता है ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई, ये तो शुरुआत में आ चुका था, वॉट हो जाएगा। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय।
विद्युत शक्ति का इकाई क्या होती है? वॉट होती है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। इनमें से कौन सा कह रहा है सही सुमेलित आपका नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी आपका गैल्वेनोमीटर आपका विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर ये आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए। तो सीधे सीधे विद्युत धारा आप याद रख सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो ओम मीटर के द्वारा विद्युत प्रतिरोध का मापन करते हैं। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला कह रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 100 गुणे 10 सीधे सीधे कर दीजिए, एक आपका यहाँ पर इकाई आ जाएगा क्योंकि 1000 वैल्यू आएगी ना वाट प्रति घंटा की, ये आपका एक यूनिट के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दे रखा है यहाँ पर वैल्यू में 1.403 किलो ओम करके। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो प्रति ओम करके है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? आंसर यहाँ पर आप देखेंगे 4.70 किलो ओम करके है। यह कैसे गया है? तो कुल प्रतिरोध R बराबर ये वैल्यू है, R1 बराबर 2 किलो ओम है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगा देंगे। यहाँ पर R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू सीधे सीधे रख देंगे, R की दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2R2 अपॉन R1 की वैल्यू जो है वो आप 2 रख देंगे, जो कि ऊपर आपको दे रखी थी R1 की वैल्यू 2 किलो ओम करके, और R2 को ऐसे रहने देंगे तो ऊपर और नीचे R2 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, R2 की वैल्यू 4.70 किलो ओम करके आ जाएगी। अगला करें एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड जो है उसको विद्युत अपघट्य के रूप में यूज जो है वो किया जाता है। डायनमो आपसे कई बार पूछा जाता है कि किससे किसको परिवर्तित करता है। तो डायनमो की अगर बात करते हैं तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बता चुके हैं। डायनमो ये जो करता है और वैद्युत मोटर जस्ट इसका अपोजिट करता है। विद्युत मोटर देखिए यही पूछा गया, मैंने कहा यही दोनों पूछ जाते हैं। वैद्युत मोटर की अगर बात करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलता है, और जो डायनमो था वो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। बस दोनों अपोजिट हैं। विद्युत धारा इनमें से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। आंसर हो जाएगा बी वाला। एमीटर विद्युत धारा का जो है वो मापक यंत्र होता है, और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। अगला कह रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? बता चुके हैं, एमीटर से मापी जाती है। सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग आधे हमारे। बढ़ते हैं 51 प्रश्न की तरफ। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं बाद में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह है हम उस पर ही प्रोवाइड करा रहे हैं। बिहार स्पेशल वाली पीडीएफ भेज चुके हैं, सेट की भेज चुके हैं, वो सब आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 51 प्रश्न है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का नया तरीका, नया नहीं क्या तरीका होता है इसमें वो पूछा गया है। तो एक प्रिज्म से रंगों को आप अगर गुजारते हैं तो वो अलग अलग रंग हो जाते हैं, यही पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी विबग्योर कलर होते हैं वो आपको पता है। यदि किसी विबग्योर का मतलब उसी से इंग्लिश के नाम होते हैं ना, उसी से। अगला कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति आपको 2 डायोप्टर दे रखी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो लेंस की शक्ति है 2 डायोप्टर करके, सबसे पहले तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, प्रतीक इसको डी से दर्शाते हैं, और फोकस एफ को दर्शाते हैं। यहाँ पर वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है फोकस दूरी बराबर 1 लेंस की क्षमता होता है। लेंस की क्षमता आपको ऑलरेडी दे रखी है प्रश्न में, क्या दे रखी है? 2 डायोप्टर दे रखी है। और यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यू 1/2 रख देंगे। 1/2 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा मीटर, या 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं ना, तो इसलिए 50 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर से आप बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, ये आपका सही हो जाएगा। ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। चुंबकीय सुई भी जो होती है वो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव जो है उसकी ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो कैसे पैदा करते हैं? ये तंतु को गर्म करके करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके, बाकी यहाँ पर उसी का तरीका लिखा हुआ है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था वो किस कार्य पर मिला था? तो किस पर मिला था?
प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो है मिला था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। और 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया हो जाता है? तो यूरेनियम का यूज जो है वो किया जाता है। यूरेनियम का बेसिकली यूज होता है ना नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो वही तो यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित जो गैस होता है उसको छोड़ने से, कंप्रेस्ड गैस जो होता है उसको छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन का, शीशा का, निकल का, या टिन और शीशे की मिश्र धातु? तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र धातु होती है टिन और शीशे की। फ्यूज आपको पता है एक छोटा सा तार का टुकड़ा होता है, जैसे कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है तो वो गल जाता है क्योंकि उसका गलना निम्न होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह जो कंडीशन होती है, ओवरलोडिंग होता है, उसको बचा लेता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो जिसमें से होकर के ना गुजरे उष्मा, पारा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे लकड़ी, कांच, ये भी सब कुचालक में ही आते हैं। बाकी लेड की उष्मा चालकता भी दे रखी है 34.7 डब्ल्यू प्रति एम के करके, और पारा की भी उष्मा चालकता दे रखी है 8.31 डब्ल्यू प्रति एम के करके। अगला कह रहा है अति चालकता का लक्षण क्या होता है? तो शून्य पारगम्यता आपका होता है। डच विज्ञानी जो थे उन्होंने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया था और उन्होंने ही धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की थी, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगला कह रहा है गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर वही रहता है, पहले बढ़ता है, ऐसे करके ऑप्शन है। तो आप क्या कहेंगे? अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है, और इनका अगर आप प्रतिरोध देखेंगे तो ताप बढ़ाने पर कम होता है। अगला कह रहा है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छूते हैं तो लोहे का जो गुटका होता है वो ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपका लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो उष्मा का अच्छा चालक होता है, इस कारण से वो ठंडा लगता है। अगला कह रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो है वो तेजी से वाष्पित हो जाता है, ये कारण जो है इसका। पसीने के पंख द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो कमरे का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आपका कमरा जो होगा वो और गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि कमरे का में फ्रिज रख के खोल दें तो वो फ्रिज ठंडा है तो वो भी ठंडा हो जाएगा, तो ये आपका उल्टा गर्म हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन सेम है कि एक दरवाजे खोल दिया तो सेम यहाँ पर भी होगा कि जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अगला कह रहे हैं इनमें से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन ही डायरेक्ट देखते हैं कौन सा है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये वाला कथन कह रहा है यहाँ पर गलत है क्योंकि एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो बाकी सभी सही है। सही वाले भी जरूर पढ़ लेते हैं कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है और टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। केवीएस में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। तो इसको हम तरंगदैर्ध्य जो है वो कहते हैं, और आपका उसी को डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। एक निश्चित विशेष पैटर्न को ये जो है वो पुनरावृत्ति करता है। अगला कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो इनमें से कौन सा है जो नहीं बदलता है? कौन सा है जो नहीं बदलता है? कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी आवृत्ति वही की वही बनी रहती है, लेकिन उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो और वेग जो होता है वो बदल जाता है। अगला कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास या लेंस किस ग्लास लेंस जो होता है वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके उत्तल लेंस से। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास मुख्यतः या वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट जो है वो नहीं देख सकता। यूज क्या किया जाता है? इसी दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करके इसको संशोधित कर सकते हैं। अगला देखते हैं दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि जो दर्पण है वो कैसा है? अवतल, समतल, उत्तल या बेलनाकार? तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, अवतल दर्पण है आपका
इसी कंडीशन में वो बड़ा लगता है व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से। ध्वनि का वेग, जो वायु में वेग होता है वो आपका कितना होता है, तो ये आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि शुष्क वायु टेम्परेचर 0 वेग 332, शुष्क वायु टेम्परेचर 25 तो वेग आपका 346। ऐसे ही हाइड्रोजन का 1284, आसुत जल 1498, समुद्री जल 1531, स्टील का 5960, एल्यूमिनियम 6420, लोहा का 6950, कांच का 3980। ये अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, वही यहाँ पर दिया गया है। अगला कह रहे हैं प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो कैसी होती है, तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकाश विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला कि आकाश नीला लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लघु तरंग जो दीर्घ तरंग है उनकी अपेक्षाकृत वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं, तो प्रकीर्णन की घटना होती है। कई बार मैंने आपको बताया भी है कि जो धूल के कण होते हैं वो फैल जाते हैं, उसी के कारण ऐसा होता है। तो एक पॉइंट में प्रकीर्णन शब्द याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाकी इसमें तो ये लिखा है कि बैंगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। आकाश नीला प्रकीर्णन की घटना, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमटिमाने को कौन सी घटना से आप जोड़ते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है तारों का टिमटिमाना, ध्यान रखिएगा, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन आपका हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कई बार आ चुका है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। अगला कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में जो है वो कितना होगा, तो फॉरेनहाइट स्केल में बदलने का भी बताया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। F बराबर 9/5 C प्लस 32 करके जो भी वैल्यू पूछी गई है वो आप रख देंगे। यहाँ पर C की वैल्यू दे रखी है 50, तो वो रख देंगे प्लस 32, सॉल्व करेंगे 450/5 प्लस 32, इसे काटेंगे 90 प्लस 32 122 आंसर आ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब एक पूरी जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है तो उसका जो पानी का लेवल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कैसा रहेगा, तो ये आपका ऑलरेडी वैसे का वैसा ही रहेगा, जल स्तर इसमें नहीं बदलेगा और बर्फ के टुकड़े के पिघलने पे वो जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर जो है वो नहीं बदलता है। अगला कह रहे हैं वर्षा की जो बूंद होती है इसकी गोलाकार आकृति का कारण इनमें से क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है गोलाकार आकृति। पृष्ठ तनाव क्या करता है, बेसिकली एक आणविक आकर्षण का काम करता है कि वो कम से कम आकार को जो है वो ले सके, तो वर्षा की बूंद गोलियां होती है वो हो जाएगी इसी कारण। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है, तो शहद की होती है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी वाला। सबसे ज्यादा श्यानता शहद की होती है। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उतना ही श्यानता होता है, बस ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे शहद है, ग्लिसरीन बहुत गाढ़ी होती है तो वो भी आपकी हो जाएगी। श्यानता का क्रम भी दे रखा है, जैसे शहद सबसे गाढ़ा, फिर खून भी है, फिर जल है, फिर वायु है, और यहाँ पर लिस्ट भी दे रखी है जल की, रक्त की, शहद की, वायु की, श्यानता की, उसको भी आप वैल्यू यहाँ पर देख पाएंगे। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, तो ये चंद्रमा से आती हैं। आपको पता है चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण जो है ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आपका क्या होगा फर्क, तो इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये चीज स्वयं के भार पर भी लागू होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, यही कारण आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो इन चारों में से हो जाएगा आपका कारण उच्च दाब वाला, कि उच्च दाब के कारण पानी जो होता है वो उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में अगर बात करें तो पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है, ये तो पता ही है सभी को। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन दोनों पूछा जाता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये बता चुके हैं, नाभिकीय संलयन, विखंडन। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो संलयन आपका हो जाएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को जो है ये छोड़ा गया था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है किसमें होता है, तो ये आपका प्लूटो पर होता है दीर्घतम आपका। कक्षीय परिक्रमण काल 248 या 247.92 प्रकाश वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स करके
हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम नहीं चाहिए होता है उन्हीं को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इनकी चाल जो होती है वो निर्वात में अगर बात करें तो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताया है कई बार 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, 499 सेकंड अगर टोटल जोड़ेंगे और दशमलव में तो 8.5 मिनट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो बता चुके हैं, यहाँ तो ऑप्शन में नियर बाई है भी नहीं। 8 मिनट से 8 मिनट 20 सेकंड होना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। औसत व्यास भी यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी कंप्यूटर और ज्योग्राफी भी मिक्स कर दे रहे हैं इसमें। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज की जाती है? तो टंगिस्टन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में यूज होती है? तो आपका जर्मेनियम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत प्रतिरोध का मान चालक और विद्युत प्रतिरोध के बीच होता है, इन्हीं को कहते हैं अर्धचालक। वैसे तो ये चालक होते हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ अपद्रव्य मिला देंगे तो इनकी चालकता जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनका यूज ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक के अव्यय क्या होते हैं? तो ये आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक की बात होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से कौन सा विकल्प कह रहा है जो कि आपका है गलत? तो गलत की अगर बात करते हैं, पहला ही गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये आपका गलत है, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा भी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अगला इनमें से कौन है जो कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा आप जो देख रहे हैं ये सबसे बड़ा भंडार के रूप में जाना जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित है, उसी प्रकार ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा। भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना इसमें आ जाएगा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आपका आधारित होता है इन चारों में से बी वाला, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया में होता है। बाकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इसे को ही कहते हैं। दो छोटे नाभिक जब जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो आपका रेडॉन जो आप देख रहे हैं ये नहीं होती है। अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी आपकी वायु में पाई जाती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, और रेडॉन इसमें नहीं पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो किसके मापन? केवल और केवल पहला वॉट आपका सही हो जाएगा। वोल्टेज, एम्पियर, लोहा से कोई लेना देना नहीं है, यही आपका हो जाएगा। और एक प्रश्न 102 नंबर का भी है, वो भी करा देते हैं क्योंकि टोटल 102 क्वेश्चन थे इसमें। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न इस फिजिक्स पोर्शन के समाप्त हुए। आगे केमिस्ट्री कराएंगे, वो हम आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है कि इनमें से कौन सा सबसे भारी धातु है? तांबा है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, चांदी है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दो आपको पता है, एक 12 बजे की है और एक 5 बजे की है। बाकी कोई टाइम अगर बदलता है तो हम आपको अलग से सूचित करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।